अगला है ब्रो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं गति के नियम। ठीक है। और इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि आइजैक न्यूटन ने ही ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन दिया, गति का नियम दिया, इसीलिए उसका नाम पे ही हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। समझ गया? इसमें 3 नियम होते हैं, जिसको कि हम लोग एक-एक करके देखते हैं, और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रो। ठीक है? एग्जाम में अधिकतर इससे 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछ देगा। ठीक है? तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का पहला लॉ है, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, और हिंदी में बोलते हैं जड़त्व का नियम। समझा? इसमें क्या होता है कि जैसे तू प्लेग्राउंड में खेलने के लिए गया, वहां पे फुटबॉल पड़ा हुआ है, तो क्या वो अपने आप चलेगा? नहीं, उसको चलाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? बाहर से एक बल लगाना पड़ेगा। समझा? जब हम लोग बल लगाएं, पैर से उसमें मारे, है ना, तो वो चलना स्टार्ट किया, तो वो तब तक चलते रहेगा जब तक कि उसके ऊपर से एक बाहरी बल ना लगे उसको रोकने के लिए। समझ गया? तो आसान भाषा में अगर तेरे को समझाएं पहला नियम, तो पहला नियम कहता यही है कि कोई भी चीज अपने अवस्था में तब तक रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी बल ना लगे। समझा? तो वही लिखा हुआ है, कोई भी वस्तु स्थिर अवस्था में या समान गति से चलते रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे जाए। समझा कि नहीं? अब सवाल उठता है ब्रो कि ये लॉ ऑफ इनर्शिया मतलब इनर्शिया क्यों कहते हैं? ठीक है, इनर्शिया होता क्या है? इनर्शिया क्या होता है? रेसिस्टेंस टू चेंज, मतलब परिवर्तन का विरोध करना। जैसे अगर तेरे को कोई सुबह सुबह उठाता है तो तू उसको विरोध करता है, नहीं भाई हम 10 बजे उठेंगे। ठीक? तो बस वही विरोध करता है। अगर मान ले तू बैठा हुआ है, तेरे को कोई जबरदस्ती हिलाएगा अपने जगह से, तो बोलेगा ना यार मेरे को मत हिला, तो उसका विरोध करेगा। अगर तेरे को कोई काम करने का मन है, तू वो काम कर रहा है, और तेरे को आके कोई परेशान करेगा, तो तू उसको रोकेगा ना, ये भाई मेरे को काम करने दे। समझ गया? तो बस वही चीज है। तो वही जो तू विरोध कर रहा है उसी को बोलते हैं हम लोग इनर्शिया। समझ गया? तो कोई भी वस्तु अपने स्टेट में ही रहना चाहता है, अपनी स्थिति में ही रहना चाहता है, अपनी स्थिति से वो बाहर नहीं निकलना चाहता है, तो वो बाहर नहीं निकले, इसीलिए वो क्या करता है? इनर्शिया फोर्स लगाता है। इनर्शिया फोर्स क्या है वो समझ आओ। जैसे तू यहाँ पे देख सकता है, एक गिलास है, गिलास के ऊपर पेपर रखा हुआ था। ठीक है? उस पेपर के ऊपर एक टैबलेट रखा हुआ था। जब पेपर को मारा गया, मतलब हटाया गया गिलास के ऊपर से, तो वो टैबलेट गिलास में गिर गया, ना कि पेपर के साथ आगे गया। ऐसा क्यों? क्योंकि टैबलेट जो था वो पेपर के ऊपर रेस्ट कर रहा था। ठीक? तो वो रेस्ट में ही रहना चाहा, ना कि मूव किया। समझ गया? एक सिंपल सा एग्जांपल तेरे को समझाते हैं। जब तू बस में बैठेगा, है ना, या फिर कार में बैठेगा, तो जब कार चल रही होगी, तो चलते चलते अचानक से जब ब्रेक मारता है ना, तो क्या होता है? आदमी आगे की ओर झुकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कार चल रही थी तो तू मूव कर रहा था, तेरा बॉडी मूव कर रहा था, तो तेरा बॉडी अभी भी चाह रहा है कि तू आगे ही मूव करे, मतलब आगे ही बढ़ते जाए। इसीलिए जैसे ही ब्रेक मारा तो तेरा बॉडी आगे की ओर झुक गया। समझ गया? दूसरा कंडीशन ये है कि तू कार में बैठा हुआ है या बस में बैठा हुआ है, और अचानक से बस स्टार्ट होके आगे चलने लगी, तो तेरा बॉडी पीछे की ओर झुकेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब तू बैठा हुआ था बस में, जब बस नहीं चल रही थी, तो तेरा बॉडी रेस्ट में था। समझा? अब अचानक से बस चली तो तेरा बॉडी अभी भी चाह रहा है कि वो स्थिर ही रहे, रेस्ट में ही रहे, इसीलिए वो पीछे की ओर मुड़ जाती है। अब इसको इस तरह से समझ, जब बस रेस्ट में थी, ठीक है, तो तेरा बॉडी यहाँ ऐसे सीधा था। अब जब बस चली, तो तेरा ये जो है, जो पैर नीचे जमीन पे, वो यहाँ पे आ गया, लेकिन तेरा सर जो है ऐसे पीछे मुड़ गया। अभी भी चाह रहा है तेरा बॉडी कि भाई नहीं, तू उसी पोजीशन पे रहे, तू पहले जहाँ पे था। ये आसान भाषा में तेरे को समझाने का हम कोशिश किए। हो सकता है हम नहीं समझा पा रहे हो। अगर तू नहीं समझ पा रहा है तो ब्रो एक बार तू कमेंट कर दे मेरे को, ठीक है? हम तेरे को जरूर समझाने का कोशिश करेंगे दोबारा। ठीक? तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। एग्जाम्पल में वही, मूविंग बस स्टॉप्स, पर्सन फॉल फॉरवर्ड। जब बस रुकता है अचानक से, तो आदमी आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है? और जब चलता है तो आदमी पीछे की ओर झुक जाता है। और हमेशा एक बात याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि इनर्शिया फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है। तो अगर कोई चीज इस साइड मूव कर रहा है, ठीक है, तो इनर्शिया फोर्स कैसे लगेगा? इनर्शिया फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में लगेगा। ये हो गया इनर्शिया फोर्स, और ये हो गया फोर्स। लॉ ऑफ मोशन का, गति के नियम का दूसरा नियम देखते हैं। ठीक? इसका नाम होता है बल का नियम। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ फोर्स, और लॉ ऑफ एक्सीलरेशन भी इसको बोला जाता है। उससे पहले तो ये समझ कि एक बॉल है, ठीक है, रखा हुआ, उसको अगर तू धीरे से मारेगा, तो वो धीरे धीरे ही आगे बढ़ेगा। ठीक? मान ले 1 न्यूटन के बल से अगर तू इसको मारा, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। लेकिन वही बॉल को अगर तू जोर से मारा, मान ले 5 न्यूटन के बल से, तो वो बॉल स्पीड में आगे बढ़ेगा। समझा? एक बात को समझ गया? अब दूसरा बात को समझ कि मान लेते एक बॉल है 1 किलो का, तो इसको हिलाने के लिए कम पावर लगेगा, मान लेते 1 न्यूटन लग रहा है। अब मान लेते एक और बॉल है जिसका 10 केजी वजन है। ठीक है? तो उसको हिलाने के लिए मान लेते हैं हम लोग को 10 न्यूटन का जरूरत पड़ रहा है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि जितना जोर से मारेंगे, उतना तेजी से ही कोई भी चीज मूव करेगा, एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। बॉल के एग्जाम्पल में जितना जोर से हम लोग बॉल को मार रहे थे, उतना तेजी से ही वो एक जगह से दूसरे जगह जा रहा था। और दूसरा केस ये था कि जितना भारी सामान रहेगा, वस्तु रहेगा, हम लोग को उतना ताकत लगाना पड़ेगा। समझा? तो दूसरे नियम में भी यही कहा गया है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। कहने का मतलब, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ
मास एंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हो गया अपना स्पीड और मास हो गया अपना वजन। कहने का मतलब ये है, अगर वजन बढ़ेगा किसी भी चीज का तो उसको हिलाने के लिए हम लोग को ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। समझ गया ना? तो मास हो गया अपना वजन, दूसरा हो गया फोर्स। मतलब जितना ज्यादा हम लोग किसी भी चीज के ऊपर बल लगाएंगे उतना तेजी से ही वो मूव करेगा, उसको बोलेंगे हम लोग एक्सेलरेशन। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? एफ इक्वल टू एम ए। ये हो जाता है एफ इक्वल टू हो जाता है फोर्स, एम का मतलब हो जाता है मास, और ए का मतलब हो जाता है एक्सेलरेशन। समझा? तो वही ये फॉर्मूला हो गया लॉ ऑफ फोर्स का, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन का। वही एग्जांपल में लिखा हुआ है ब्रो कि लाइट बॉल मूव्स फास्टर देन हैवी बॉल। जो हल्का बॉल होगा वो ज्यादा स्पीड में एक जगह से दूसरे जगह जाएगा भारी बॉल के मुकाबले। एक बात ध्यान देना ब्रो कि मास और वेट, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज होता है। इस चीज को तू गौर कर, ठीक है? मास क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, और वेट को हिंदी में बोलते हैं भार। उससे पहले तू ये समझ, तू एक लड़का है या फिर लड़की है जो भी, तो तेरा वही आंख है, तेरा वही नाक है, तेरा वही शरीर है। समझ गया? जो तू अपने घर में है, अब तू किसी दोस्त के घर गया, किसी रिलेटिव के घर गया, तो तेरा वही है आंख, तेरा वही नाक, तेरा वही शरीर है। समझा? लेकिन तू घर में जो कपड़ा पहना होगा वो कपड़ा पहन के नहीं गया होगा, तू अपना कपड़ा बदल लिया होगा। तेरा बात करने का जो तरीका होता है घर में, वो बदल जाता है दूसरे के घर जाके। समझा? तो ये जो तेरा शरीर है जो नहीं बदला, वो हो गया मास। समझा? और जो तेरा कपड़ा और तेरे बात करने का तरीका है, वो जो बदल गया उसको बोलेंगे हम लोग वेट। बहुत ही आसान भाषा में समझ। समझा? तो अब समझ कि मास क्या होता है। मास को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान। ठीक? किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं, मास कहते हैं। ठीक? मतलब जैसे तेरा शरीर है वो मास हो गया। मास क्या होता है? मास कांस्टेंट होता है, कहीं भी जाओ सेम रहेगा। अपने घर में भी तू वही इंसान था, दूसरे के घर में भी वही इंसान था, मतलब तेरा शरीर वही सेम है। उसी तरह से पृथ्वी पे तू है तो वही शरीर तेरा सेम है, चंद्रमा पे जाएगा तो वही शरीर सेम रहेगा, मंगल ग्रह पे चला जा वही शरीर सेम रहेगा, पानी के अंदर घुस जा वही शरीर सेम रहेगा, हवा में चला जा वही शरीर सेम रहेगा। समझा कि नहीं? ये रियल क्वांटिटी है तेरा। ठीक? उसके बाद फिर इसको नापते किस में है? इसको नापते केजी में, इसका यूनिट होता है किलोग्राम। समझा ना? वही एग्जांपल में है, अर्थ पे भी तू वही इंसान रहेगा और मून पे भी तू वही इंसान रहेगा। समझा? दूसरा अब हम लोग देखते हैं वेट। भार क्या होता है? वेट होता है पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से अपनी ओर खींचती है, उसे उसका भार कहते हैं। ठीक है? जिस तरह से तू अपना कपड़ा बदलता है, अपने घर में अलग कपड़ा पहना, दूसरे के घर गया अलग कपड़ा पहना, शादी में गया अलग कपड़ा पहना, किसी के अगर मरनी में जाता है तो उतना जिगजैग में नहीं जाते हैं, है ना, उसमें अलग कपड़ा पहनते हैं। तो वही चीज है, वेट जो होता है वो जगह जगह के अनुसार बदलता है। अगर तू पृथ्वी पे है तो वहां अलग वेट है, चंद्रमा पे चला जाएगा तो वहां अलग वेट है। समझा? तो वही लिखा हुआ है, वेट चेंज होता है लोकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है? और ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है ग्रेविटी पे। ध्यान देना, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल पे ये डिपेंड करता है, और इसका यूनिट होता है न्यूटन। समझ आप बात को? कि अर्थ पे, पृथ्वी पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो अप्रॉक्स लगता है 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, और मून पे जो चंद्रमा पे ग्रेविटेशनल फोर्स है वो है 1.6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। कहने का मतलब ये है कि चंद्रमा पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी के मुकाबले 1/6 भाग है। अगर आसान भाषा में समझ, किसी भी चीज को तू 6 टुकड़ा में काट। समझा? उस 6 टुकड़ा का एक टुकड़ा, समझा ना, उसी को बोलेंगे 1/6। इसको ऐसे समझ, पृथ्वी पे अगर 60 न्यूटन का बल लग रहा है, समझा, तो चंद्रमा पे तेरे ऊपर कितने न्यूटन का बल लगेगा? जब मून का ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स का 1/6 है, तो उस हिसाब से अगर तू पृथ्वी पे 60 न्यूटन का है तो चंद्रमा पे उसका 1/6 भाग होगा। ठीक? जब इसको सॉल्व करेगा तो 60 को 6 से भाग दे दे तो ये हो जाएगा 10। तो समझ जा, पृथ्वी पे तू 60 न्यूटन फील कर पा रहा है तो चंद्रमा पे तू 10 न्यूटन फील करेगा। समझ गया? इसीलिए हम लोग पृथ्वी पे चिपके हुए रहते हैं। समझा? ज्यादा जंप नहीं कर पाते हैं। समझ गया? लेकिन चंद्रमा पे जब हम लोग चले जाते हैं तो हम लोग लंबा जंप कर पाते हैं। समझा? इसीलिए वहां पे देखता होगा आदमी उछल उछल के चलता है, क्योंकि वहां ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। अब हम लोग लॉ ऑफ मोशन का तीसरा नियम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है एक्शन रिएक्शन लॉ, हिंदी में बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम। समझा? इसमें होता क्या है, अगर जैसे दीवार है, दीवार को तू दौड़ के गया उसमें धक्का मारा, तो तू देखेगा तेको भी बहुत जोर का चोट लगता है। समझा? कहने का मतलब यही है कि हर एक क्रिया का बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। अगर सिंपल एग्जांपल से तेको समझाएं ब्रो, जब तू झुलवा झूलता होगा ना, तो तू जितना आगे की ओर जाता है, यहाँ पे ये हो गया अपना सेंटर पॉइंट, यहाँ पे हम लोग बैठते हैं आके, ठीक है? उसके बाद हम लोग जितना पीछे जाते हैं उतना ही आगे भी जाते हैं हम लोग, ध्यान देना। समझा? अगर तू यहाँ पे गया तो यहाँ से आएगा तो तू यहाँ तक ही आ पाएगा। तू यहाँ इतना दूर चला गया पीछे तो तू आगे भी इतना दूर चला जाएगा। समझ गया ना ब्रो? दूसरा एग्जांपल अगर तेको हम समझाएं ब्रो, तो तू क्या कर, दीवार को अपने उंगली से दबा। समझा? तो तू देखेगा तेरा उंगली भी मुड़ रहा है। समझा कि नहीं? ये हो क्यों रहा है? तू जितना फोर्स लगा रहा है दीवार पे, दीवार भी तेरे ऊपर उतना ही फोर्स लगा रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब विपरीत दिशा में। अगर तू इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो वो जो फोर्स लग रहा है तेरे ऊपर वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, विपरीत दिशा में। समझा?
तो वही लिखा हुआ है, फोर्स ऑलवेज एक्ट इन पेयर। तू इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो एक फोर्स तेरे अपोजिट डायरेक्शन में भी लग रहा है। समझ गया? एग्जाम्पल देख ले। रॉकेट मूव्स अप, गैस मूव डाउन। जब रॉकेट उड़ता है ना, तो तू देखता होगा नीचे से आग निकलता है। वो आग क्या होता है? वो गैस होता है, समझा? उसी गैस के वजह से रॉकेट ऊपर जा पाता है। वो आग नीचे आया, नीचे धक्का लगा रहा है और रॉकेट ऊपर जा रहा है। समझ गया? गन रिकॉइल, जब तू गोली चलाएगा तो एक गोली जैसे ही बंदूक से निकलेगी आगे, तो तेरा बंदूक पीछे आ जाएगा। समझा? तेरे को एक झटका सा महसूस होगा। उसके बाद फिर है नाव से कूदना। जैसे, कहने का मतलब ये है ब्रो, कि तू नाव से गया था घूमने के लिए, ठीक है? घूम फिर के आया, तू थक गया। अब बोला हम घर जा रहे हैं। नाव साइड में लगाया। उसके बाद फिर तू नाव साइड में लगाया, उसके ऊपर खड़ा होके तू छलांग मारा। तो जमीन पे आ गया, तो देखेगा तेरा नाव भी पानी में थोड़ा दूर पे चला गया। पहले किनारे पे था, लेकिन अब जो है थोड़ा दूर पे चला गया। ऐसा किस लिए? क्योंकि तू जितना फोर्स आगे लगाया था, जितना बल तू आगे लगाया था, उतना ही बल पीछे लगा था। समझा? इसीलिए नाव पीछे की ओर चला गया। यही है अपना न्यूटन का तीसरा नियम। हर एक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। हमेशा याद रखना, ये विपरीत दिशा। समझा? अगर तू इस दिशा में बल लगा रहा है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका प्रतिक्रिया दिखेगा, एक बल दिखेगा तेरे को। तो यहाँ पे जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी कंप्लीट हो चुका है। समझा? अब हम लोग जो है